Welcome Smart Care tutorial. Hello student, how are you? I hope you are well. तो स्टूडेंट आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव है एंड इसमें से बहुत सारा चीज़ है जो तुम लोग को शायद से भी नहीं पता हो। तो ये बहुत ध्यान से देखना ये वीडियो को एंड इसका आउटपुट क्या हो रहा है, इसका आउटपुट कैसे आ रहा है और इसका आउटपुट क्या हो रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो हो सकता है ये एग्जाम में काम में आ जाए। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर एक XYZ बोल के एक क्लास बनाया गया है, उस क्लास के अंदर XYZ बोल के और एक फंक्शन बनाया गया है। तो ये हम लोग को पता है, जैसे कि अगर क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम हो और उसको रिटर्न टाइप ना हो तो उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। सो ये एक कंस्ट्रक्टर है और वो कंस्ट्रक्टर कौन सा टाइप का है? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, बिकॉज इसके थ्रू एक वैल्यू पास किया गया है। सो ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग एक अंदर में हाई बोल के एक मैसेज को प्रिंट किया। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन में हम लोग एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, वो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया एंड उसके बाद एक हेलो बोल के मैसेज को प्रिंट किया। तो ये है इसका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग रन करेंगे तो इसके थ्रू आउटपुट हम लोग को क्या मिलने वाला है? हेलो आएगा, हेलो हाई आएगा, हेलो हाई हेलो आएगा और एरर आएगा। क्या आएगा इसका आउटपुट? गेस करो। यस, गेस कर लिया होगा। यस, सही आउटपुट होगा इसका एरर। जो भी एरर गेस किया या एरर बोला उसके एक सही है, वो करेक्ट बोला। क्यों एरर है अभी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे कि हम लोग को पता है, जैसे कि क्लास के अंदर अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर प्रोवाइड करता है। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देन कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया मतलब करते हैं। यहाँ पर तो कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पर तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं होगा। सो ये चीज़ हम लोग को जानना चाहिए। जिन जिन लोगों को ये चीज़ पता है वो लोग इसको एरर बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया है ना वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए इस लाइन के लिए एक तो एरर जनरेट होगा। तो इस लाइन का एरर, इस पूरा कोड का जो आउटपुट आएगा वो है एरर, बिकॉज ये लाइन के थ्रू एरर आएगा। मैं एक बार वापस से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये तभी कॉल होता है जब क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक तो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा, इसके थ्रू एक एरर मैसेज जनरेट होगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी XYZ बोल के एक क्लास बनाया गया है, क्लास के अंदर एक XYZ बोल के फंक्शन बनाया गया है। सो हम लोग बोलेंगे इसको फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसके आगे वॉइड लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं होता। तो यहाँ पर वॉइड लिखा गया है, दैट मीन्स ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। सो नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम लोग हाई बोल के एक मैसेज को प्रिंट किया और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम लोग एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। देखो ये यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, तो ये लाइन के लिए कुछ एरर जनरेट नहीं होगा ये वाला कोडिंग में। सो अभी इस मेन के अंदर हेलो बोल के मैसेज को प्रिंट किया। सो इसके थ्रू आउटपुट क्या आएगा, इसको भी गेस करो। यस, इसके थ्रू जो आउटपुट आएगा वो होगा हेलो। जो स्टूडेंट हेलो को गेस किया उसका ये सही है। क्यों हेलो क्यों होगा, एक बार मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर ये तो फंक्शन बनाया, लेकिन ये फंक्शन को कॉल नहीं किया गया ना मेन में। अगर मेन में जो कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग डिफाइन कर लेंगे और उसको अगर कॉल नहीं करेंगे मेन में तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। हम लोग को पता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से।
सो अगर कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूशन कराना है तो उस फंक्शन को मेन में कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो इस फंक्शन को कॉलिंग नहीं है कुछ, इसलिए हाई को प्रिंट नहीं करेगा और वो क्या करेगा, ओनली हेलो लिखा हुआ है मेन में, सो हेलो को सिर्फ प्रिंट करेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। सो इसका सही आंसर होगा हेलो। ओके, समझ गया। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने जो मतलब अच्छा से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चंस को हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। सो ये यहाँ पर भी एक XYZ बोल के कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर में सॉरी ये क्लास है एंड क्लास के अंदर एक A बोल के इंस्टेंस वेरिएबल लिया गया है एंड यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर है, एक XYZ विदाउट पैरामीटर, XYZ विथ पैरामीटर, और ये पैरामीटर जो है वो उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कर रहा है। तो इस टाइप को कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और यहाँ पर मेन बोल के एक फंक्शन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया है, दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया है, ऑब्जेक्ट ए को 20 से असाइन किया गया ऑब्जेक्ट के थ्रू, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए का एंड ऑब्जेक्ट 1A का डिस्प्ले करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार डिस्कस, एक बार आंसर क्या होगा इसको देखो, इसका आंसर क्या होगा। ओके, इसका आंसर होगा 2010, ऑप्शन सी 2010 हो गया इसका आंसर। किस तरह से 2010 हो रहा है एक बार इसको डिस्कस करते हैं। सो पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए बोल के एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया गया है, XYZ एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज नहीं, ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया OB बोल के, जब ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया XYZ को कॉल किया विदाउट पैरामीटर, जो कंस्ट्रक्टर है वो इसको कॉल किया, अभी A को 10 से असाइन हो गया, मतलब OB के अंदर जो A बोल के वेरिएबल है उसको वो 10 से असाइन हो गया। अभी नेक्स्ट दूसरा एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया OB1 एंड OB1 जो ऑब्जेक्ट है उसमें एज ए पैरामीटर OB को सेंड किया, मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया गया था इसको कॉल किया, तो मतलब OB यहाँ पर X के थ्रू यहाँ पर पास हो रहा है, X का जो A है, मतलब ये OB का जो A है जो कि पिछला टाइम 10 से असाइन हुआ था वही 10 A में असाइन हो गया। तो अभी OB1 में जो वैल्यू है वो भी 10 ही है, OB1 का जो A का जो वैल्यू है वो भी 10 ही है। यहाँ पर OB A का वैल्यू 20 से असाइन किया गया, OB A का जो वैल्यू है वो 20 से असाइन किया गया। 20 से अगर इसको असाइन किया जाएगा तो इसको अलग से एक्सप्लिसिटली इसको 20 से असाइन किया OB A का वैल्यू को, तो OB A का वैल्यू अभी 20 शो करेगा यहाँ पर, एंड OB1 का जो A का वैल्यू है जो पिछला टाइम इसके थ्रू 10 से असाइन हुआ था वो 10 शो करेगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2010, मतलब ये आंसर होगा 2010। बीच में ये सिर्फ कोटेशन ओपन एंड क्लोज किया गया है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, इसलिए ये कोई गैप नहीं प्रिंट करेगा। सो ये हो गया इसका आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट है, ये कोई नॉर्मल आउटपुट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव आउटपुट है। तो कोई भी आउटपुट को स्किप मत करना, इसके पीछे बहुत सारा और भी ऐसे टाइप का आउटपुट है, हर एक आउटपुट में कुछ ना कुछ नया सीखने को लिए मिलेगा, एंड इसलिए इसको स्किप मत करना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक अच्छा से इसको समझना, ठीक है। सो अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो ये 2 बार 3 बार करके इसको एक एक आउटपुट को देखना, तो ये समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर क्लास XYZ एक क्लास है, यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल है, प्राइवेट XYZ लिया गया है। सो प्राइवेट XYZ का नाम, क्लास का नाम XYZ है, फंक्शन का नाम भी XYZ है, यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का आगे ऐसे एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर प्राइवेट लगाया गया है। सो प्राइवेट होने नॉर्मली होता है पब्लिक, लेकिन हम लोग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकते हैं। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाने से क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा, ये जो क्लास जो है ना हम लोग का, ये जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे वो आउटसाइड ऑफ दिस क्लास हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं डिफाइन कर पाएंगे, लेकिन इनसाइड ऑफ दिस क्लास हम लोग जो ये क्लास ऑब्जेक्ट जो डिफाइन किया है ये इसी क्लास के अंदर मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, तो इट इज पॉसिबल।
यहाँ पर अगर प्राइवेट लिखेंगे और हम लोग बाहर कोई दूसरा क्लास बनाएंगे उसमें अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने जाएंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, नॉर्मली जो ये होता है कंस्ट्रक्टर होता है वो पब्लिक होता है, इसीलिए पब्लिक इसको किया गया है डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्ट बाहर दूसरा कोई क्लास में अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है तो ये पॉसिबल है। अगर हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे तो दूसरा कोई क्लास में ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो हम लोग इस आउटपुट में आते हैं। यहाँ पर ए को 10 से असाइन किया गया है। यहाँ पर XYZ OB इक्वल्स टू न्यू XYZ, मतलब एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, सो OB का जो A वेरिएबल है उसको 10 से असाइन हो गया। अभी OB का A डिस्प्ले करेंगे तो ऑब्वियसली क्या डिस्प्ले होगा, OB का A का वैल्यू 10 डिस्प्ले होगा। एंड OB का A को वापस 20 से असाइन कर दिए, तो OB का A का वैल्यू 20 से असाइन कर देने से OB का A का वैल्यू 20 से असाइन हो जाएगा। अभी OB का A का वैल्यू अगर दोबारा से प्रिंट करेंगे तो ये 20 प्रिंट करेगा, मतलब इसका ऑप्शन आंसर होगा, इसके थ्रू आएगा 10, इसके थ्रू आएगा 20। तो देखते 10 20, यहाँ पर 10 10 है, यस यहाँ पर है 10 20 10 20, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये है इसका करेक्ट आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है विच कीवर्ड कैन नॉट यूज विद ए कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर कौन सा कीवर्ड है जो कि कंस्ट्रक्टर के आगे यूज नहीं कर सकते हम लोग, जैसे कि प्राइवेट अभी अभी देखे यूज कर सकते हैं, पब्लिक वो तो डिफॉल्ट होता है वो तो यूज कर ही सकते हैं, स्टैटिक नो स्टैटिक नहीं यूज कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज रॉन्ग, मतलब सी इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पर, क्योंकि स्टैटिक को हम लोग कंस्ट्रक्टर के आगे क्रिएट नहीं कर सकते और प्रोटेक्टेड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर XYZ बोल के एक क्लास, उसके अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया गया है और उसमें डायरेक्ट मेन बना दिया। यहाँ पर XYZ को हम लोग XYZ बोल के मतलब OB बोल के एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए। तो हम लोग ये देखो यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया गया तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एंड ये हम लोग को पता है, जैसे जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इंस्टेंस वेरिएबल को उसका जो इनिशियल वैल्यू है डिफॉल्ट वैल्यू उससे असाइन करता है। सो इंटीजर ये जो है वो इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप का इनिशियल वैल्यू क्या होता है, इंटीजर टाइप का इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0। तो OB का A जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल लिया गया है A बोल के जिसका वैल्यू 20 है। अभी OB को A को अगर हम लोग डिस्प्ले करेंगे, OB का A को अगर हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा। सो ये 0 यहाँ पर 0 मिलेगा। एंड OB का A को अगर हम लोग 20 से असाइन करेंगे, अभी अगर A को प्रिंट कर OB का A को 20 से असाइन कर दिया और अभी मैं A को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर A को प्रिंट करने से A का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा 20, क्योंकि लोकल वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया गया। सो ये वाला 20 नहीं, इसको कॉल करेगा लोकल वाला को, तो इसका आंसर होगा 20। तो इसका फाइनल आंसर होगा 0 10। तो मतलब ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर XYZ एक क्लास है, यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया गया है जिसका वैल्यू 30 से असाइन किया गया। यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल लिया गया जिसका वैल्यू 20 से असाइन किया गया। अभी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया OB बोल के। सो OB का जो A का वेरिएबल है, A बोल के जो वेरिएबल है उसको उसका वैल्यू हो जाएगा 30। OB का जो A वेरिएबल है, क्योंकि उसका वैल्यू यहाँ पर कुछ अगर वैल्यू नहीं रहता है तो वो 0 से असाइन होता है, यहाँ पर वैल्यू है इसलिए ये 30 से ही असाइन होगा क्योंकि इसमें 30 असाइन किया गया है। ओके, सो अभी सिस्टम आउट प्रिंट करके A को डिस्प्ले करेंगे। सो A का जो वैल्यू है, ये तो लोकल ये है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया, ये लोकल ये है, तो A का वैल्यू है 20, तो 20 डिस्प्ले होगा। ओके, अभी ब्रैकेट के अंदर मीन स्कोप के अंदर यहाँ पर A को 10 से असाइन किया गया है। ओके, अभी OB.A को प्रिंट किया, OB.A को प्रिंट करेंगे तो A किससे असाइन हुआ था 30 से, तो यहाँ पर 30 प्रिंट होगा। सो 20 30, और यहाँ पर अभी A को प्रिंट हो रहा है, A को प्रिंट हो रहा है आफ्टर स्कोप जब कंप्लीट हुआ A को प्रिंट हो रहा है। सो A का वैल्यू लास्ट टाइम चेंज होके क्या हुआ था 10 हुआ था यहाँ पर, तो वही वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। तो इसका आंसर होगा 20 30 10। सो ये हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्स वाई जेड बोल के क्लास डिफाइन किया है और इसके अंदर एक्स बोल के एक फंक्शन है और एक्स बोल के दूसरा फंक्शन भी है, तो ये एक फंक्शन ओवरलोडिंग का आउटपुट है। सो यहाँ पर जो फंक्शन, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, दूसरा फंक्शन में आर्गुमेंट है और इनसाइड में क्या है वो हम लोग बाद में देख रहे हैं, और वॉइड मेन फंक्शन है। सो मेन फंक्शन से हम लोग स्टार्ट कर, जब भी ऐसे टाइप का आउटपुट आएगा तो ये हम लोग को मेन फंक्शन से, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो मेन से स्टार्ट होता है, सो हम लोग को मेन फंक्शन से इसको देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया ओबी बोल के, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर ये होगा, सॉरी यहाँ पर कोई कॉन्स्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया गया है, तो इसलिए ये डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, सो ओबी एक्स को कॉल किया, सो एक्स जो है विदाउट पैरामीटर विच फंक्शन, ये वाला फंक्शन है जो कि विदाउट पैरामीटर है। तो फर्स्ट में हम लोग को जाना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो एक्स बोल के एक फंक्शन डिफाइन किया गया उसमें, एंड उस फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन को कॉल किया गया है जिसका भी नाम एक्स है, एंड उसके थ्रू 6 को पास किया गया है। तो ये जो पैरामीटराइज फंक्शन है उसको हम लोग को उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि पैरामीटराइज फंक्शन यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया जिसके थ्रू 6 एज ए एक्स इसके थ्रू पास हो रहा है, स्मॉल एक्स है ये, एंड एक लूप चल रहा है 1 से लेके x तक का, और x का फैक्टर्स जब भी मिलेगा फर्स्ट टाइम तो ब्रेक हो जाएगा। सो 1 मिलेगा फर्स्ट टाइम, सो कोई भी नंबर हो उसको 1 से तो डिविजिबल जाता ही है, तो ब्रेक हो जाएगा फर्स्ट टाइम, ये ब्रेक हो जाएगा, एंड ब्रेक होने के बाद इससे निकल जाएगा और x रिटर्न करेगा x को। सो x का वैल्यू क्या लेके एंटर किया था, 6 लेके, सो रिटर्न वो 6 ही कर रहा है, तो यहाँ पर 6 रिटर्न होगा, ये स्मॉल x में 6 रिटर्न होगा। सो यहाँ पर सिस्टम आउट प्रिंट करके x को प्रिंट करेगा, सो इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 6 यहाँ पर आउटपुट में है कि नहीं। यस, 6 इज द फर्स्ट टाइम में है 6, तो ये हो गया इसका सही आंसर। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफी लंबा आउटपुट है इसका, बहुत सारा लंबा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये भी बहुत सारा यहाँ पर फंक्शन बनाया गया है। सो फर्स्ट फंक्शन है इसमें फैक्ट, एंड उसके थ्रू एक आर्गुमेंट है, मतलब ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। फैक्ट बोल के फंक्शन है और इसमें आर्गुमेंट है एक इंटीजर टाइप का, एंड दूसरा फंक्शन भी है यहाँ पर फैक्ट, उसमें भी एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है। यहाँ पर मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के थ्रू फैक्ट 6 को कॉल किया। सो इतना बड़ा हम लोग को देखना ही नहीं है, यहाँ पर एक चीज अगर हम लोग को पता है तो हम लोग इसका आंसर तुरंत ही निकल पाएंगे, क्योंकि देखो फंक्शन ओवरलोडिंग में 2 कंडीशन होता है, या तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट या नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो तभी फंक्शन ओवरलोडिंग इज पॉसिबल। यहाँ पर फंक्शन दोनों का नाम फैक्ट है, बट द टाइप ऑफ आर्गुमेंट एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज ऑल्सो सेम। यहाँ पर भी देखो int x है, यहाँ पर भी int x, यहाँ पर अगर दूसरा कोई वेरिएबल नेम होता तो भी इंटीजर टाइप का ही है ना। सो यहाँ पर अगर दूसरा कोई वेरिएबल या 2 आर्गुमेंट होता, यहाँ पर int x, int y होता तो भी वो डिफरेंस होता। सो यहाँ पर या तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट में डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये फंक्शन ओवरलोडिंग इज पॉसिबल। सो मेरे ख्याल से ये जो आंसर होगा ये एरर आंसर होगा ड्यू टू दी दिस प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स बोथ आर सेम। सो यहाँ पर हम लोग अंदर का कोई भी कैलकुलेशन देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो एरर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। सो यस, एरर एक यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये एरर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर XYZ बोल के क्लास डिफाइन किया, उसके अंदर एक ब्रेक 1 बोल के एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन में 2 आर्गुमेंट्स है x एंड y के थ्रू वैल्यू पास हो रहा है, एंड यहाँ पर अंदर में कुछ कैलकुलेशन हो रहा है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। मेन में हम लोग इस फंक्शन को कॉल किया। यस, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर मैं बोल ही देता हूँ। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, हम लोग जानते हैं जो ये देखो ये मेन जो है ये स्टैटिक फंक्शन है, बट ये जो ब्रेक 1 जो है ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है, मतलब कोई भी स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो ये नॉन स्टैटिक फंक्शन हो गया। सो हम लोग जैसे जानते हैं नॉन स्टैटिक फंक्शन कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम द स्टैटिक फंक्शन विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट,
विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया है, फिर भी ये फंक्शन को कॉल किया गया है यहाँ पर। सो ये सरासर गलत है, तो इसके थ्रू भी कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इसके थ्रू भी जो रिजल्ट आएगा वो होगा एरर, मतलब इसके थ्रू कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, इसके थ्रू रिजल्ट आएगा एरर। ओके, सो ये सब चीज को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ये सब चीज में हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो रूल्स हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वो चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि इसलिए ये एरर हो रहा है कि पहले ही हम लोग इसको देख के अगर आंसर निकलने के लिए फाइन बैठ जाएंगे तो बेकार में टाइम वेस्ट होगा। ये सब चीज, बेसिक चीज जो है ये हम लोग को नॉलेज में रहना चाहिए, तभी हम लोग इसको तुरंत इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम टाइम ये जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस जो है ना, ये इसमें ये एरो टाइप का आंसर आता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं देगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लिया गया है, के, सी, एस, और एस का वैल्यू 3 है, पी इक्वल्स टू 1 है। सो के को 5 से, सी को 10 से, एंड यहाँ पर चेक कर रहे हैं के जो है वो लेस देन 8 है क्या। यस, के का वैल्यू अगर इनिशियली 5 है तो के लेस देन 8, ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका अंदर में एंटर करेगा। इसका वैल्यू इनिशियली लिया गया है 3 एंड 3 और के का वैल्यू है 5, तो 3 + 5 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा 8। ओके, पी का वैल्यू यहाँ पर क्या लिया है, पी का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 10, तो मतलब हो जाएगा 11। सो नेक्स्ट टाइम ये XYZ प्रिंट करेगा। सो XYZ यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, एंड उसके बाद ये ऐसा यहाँ पर अपडेट में ABC प्रिंट किया हो गया है, उसमें एलियन है। सो XYZ एंड ABC दोनों प्रिंट होगा, एंड एलियन होने के कारण कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद के का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ के 5 था 6 हो गया, 6 लेस देन 8 है। यस, अभी 6 इसके साथ ऐड होगा। ओके, और सी का वैल्यू दोबारा इसके साथ ऐड होगा, +10 इसके साथ ऐड होगा। नेक्स्ट टाइम भी ये XYZ एंड ABC ये दोनों प्रिंट करेगा, और उसके बाद कर्सर को नीचे लाइन में प्लेस करेगा। फिर के का वैल्यू बढ़ के हो गया 7, 7 भी लेस देन 8 है, तो इसके साथ +7 और ऐड होगा, एंड इसके साथ +10 और एक बार ऐड होगा। सो इसके बाद भी XYZ एंड ABC दोनों प्रिंट होगा, XYZ एंड ABC दोनों प्रिंट होगा, एंड कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद के का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 8। सो 8 लेस देन 10, 8 लेस देन 8 नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। तो तब तक एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 7, 6, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 + 7 हो जाएगा 21, और इसमें हो जाएगा 31। तो 31 + 21 दोनों ऐड करके लास्ट में प्रिंट हो रहा है। सो टोटल ये होगा 52। सो 52 इज द करेक्ट आंसर। सो ओके, तो फर्स्ट वन के साथ ये इसके साथ ही मैच हो रहा है, अदर्स के साथ तो मैच नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा यही है इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, इसका 21 + 32 हो जाएगा 52 है, 52 इसके साथ ही मैच हो रहा है, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट राइट द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। जब भी ऐसे कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे कि कोई एक कंडीशन दिया हुआ है तो इंडिया प्रिंट होगा, अदरवाइज इंग्लैंड प्रिंट होगा, तो इसको इस तरह से लिखना है। दो सिस्टम आउट प्रिंट्स के थ्रू अगर प्रिंट किया गया तो इसको इस तरह से लिखना है। पहले लिखना है सिस्टम आउट प्रिंट, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो ये कंडीशन होगा, पहले वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, कंडीशन होगा। इफ द कंडीशन ट्रू देन इंडिया कोट्स के अंदर लिखेंगे, वो प्रिंट होगा, अदरवाइज इंग्लैंड प्रिंट होगा। तो ये दो जो ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बोला है वाई, मतलब ये कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू लिखा गया है, उसको हम लोग इफ एल्स के थ्रू उसको कन्वर्ट करना। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन।
सो यहाँ पर बोला है y नॉट इक्वल्स टू 25, y अगर 25 नहीं है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर 25 है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब यही होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही मेरे ख्याल से करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर y इक्वल्स टू 25 है तो अमाउंट इक्वल्स टू 300 असाइन हो जा रहा है, अमाउंट में 300 असाइन हो जा रहा है। एल्स अगर नहीं है तो यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगा, y अगर लेस देन 25 है तो अमाउंट में ये वाला कैलकुलेशन असाइन होगा, अदरवाइज अमाउंट में ये वाला कैलकुलेशन असाइन होगा। तो फर्स्ट वन ऑप्शन जो है वो ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन है वो भी अब हम एक बार हम लोग देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से बाकी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। यस, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी तीन जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। फर्स्ट जो ऑप्शन है यही यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्विच केस का आउटपुट है। यहाँ पर ch बोल के एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसको 10 से असाइन किया गया, स्विच ch। तो ये केस 10 अगर मिलेगा तो उसके थ्रू वो एंटर करेगा। यस, फर्स्ट में ही है केस 10, तो केस 10 के थ्रू एंटर किया। यहाँ पर ब्रेक नहीं है, अगर ऐसे ब्रेक नहीं होता है तो उसको फॉल थ्रू बोलता है, एंड फॉल थ्रू के कारण ये नेक्स्ट केस में भी एंटर कर जाएगा। एंड नेक्स्ट केस में है यहाँ पर ओरिजिनल ch, मतलब ओरिजिनल 10 प्रिंट करेगा, ch के बदले में 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद ch का वैल्यू वापस इंक्रीज होगा, हो जाएगा 11। यहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो ये केस 1000 में भी आ जाएगा। यहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो केस 500 में भी आ जाएगा। और यहाँ पर ch का वैल्यू अगेन प्लस प्लस होके हो जाएगा 12। यहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं हुआ है तो ये डिफॉल्ट में भी आ जाएगा। डिफॉल्ट में आके ch का वैल्यू माइनस माइनस होके हो जाएगा अगेन 11। सो फाइनल ch प्रिंट क्या करेगा, फाइनल ch में प्रिंट करेगा ये 11। सो फर्स्ट प्रिंट करेगा ओरिजिनल 10 एंड फाइनल 11। ln है तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। सो देखते हैं यहाँ पर है, यस, ओरिजिनल 10 फाइनल 11, ये थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक फॉर लूप का आउटपुट है। सो यहाँ पर k का वैल्यू -12 से असाइन किया, एंड यहाँ पर कंडीशन है k इज मोर देन इक्वल्स टू मोर देन लेस -3 है क्या। सो -10 इज नॉट -12 इज नॉट मोर देन -3, तो ये कंडीशन फर्स्ट में ही रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फर्स्ट में ही रॉन्ग है तो ये और नहीं एग्जीक्यूट होगा, तो k का वैल्यू जो है -12 भी असाइन हो जाएगा, क्योंकि k का वैल्यू यहाँ पर अपडेट होने के लिए आए नहीं, क्योंकि कंडीशन रॉन्ग है। और एक चीज यहाँ पर लूप के बाहर यहाँ पर सेमीकोलन दिया हुआ है, तो मतलब ये लूप इनसाइड ही अंदर घूमेगा, और ये जो दो लाइन है ये आउटसाइड ऑफ लूप है, तो ये दो लाइन एक बार करके एग्जीक्यूट होगा। सो s का वैल्यू है 5, k का वैल्यू है -12, सो 5 - 12 हो जाएगा -7, तो s का वैल्यू होगा -7। p का वैल्यू है 10, k का वैल्यू है -12, तो p का वैल्यू हो जाएगा p का वैल्यू है -10, और यहाँ पर माइनस करना है -12 को, तो टोटल हो जाएगा 22। एंड यहाँ पर s का वैल्यू प्रिंट होगा -7, p का वैल्यू प्रिंट होगा 22, एंड k का जो ओरिजिनल वैल्यू है -12, ये -12 प्रिंट होगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर हियर। तो स्टूडेंट, कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो टेक्स्ट करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।